चलिए, हमारा आज का टॉपिक है वो होने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होने वाला है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ देते हैं। किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देते हैं। और कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि इसका नाम बोल रहा है इक्वी। इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मींस मतलब पता ही है आपको सरफेस, यानी ऐसी सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में। मान लेते हैं सरफेस ए बी, ये इसका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है इसका बी। आप बताइए ए पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, वी ए, और बी पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, वी बी। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल किस पे होगा, बी पे, क्योंकि सरफेस मैंने कैसे मानी हुई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मानी है। सही बात है कि नहीं बात है? अब इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब वी ए बराबर क्या आ गया, वी बी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वी ए और वी बी में चेंज इन पोटेंशियल निकालिए, क्या निकालिए, चेंज इन पोटेंशियल। तो जैसे आप वी ए और वी बी में चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो आप बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। मान लो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, जब आप चेंज निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, वीबी माइनस वीए। और आपको पता है दोनों को दोनों क्या है, बराबर। मतलब अगर इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 10 वोल्ट। 10 माइनस 10 आंसर कितना आ गया, 0। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल वी। क्या बोलते हैं, डेल वी। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई साहब उस पर जो चेंज इन पोटेंशियल है, डेल वी कह लो या डी वी कह लो, वो हमेशा क्या होगा, 0। सही बात तो है। जब मैंने बोला कि इक्विपोटेंशियल पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये तो हुआ कि जो इस पॉइंट पे वैल्यू है वही इस पॉइंट पे वैल्यू है। जब दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या जाएगा, 0। इसका मतलब जो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल होगा इक्विपोटेंशियल के लिए वो 0 होगा। तो डेल वी 0 होगा या फिर डी वी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कभी भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलेंगे, कोई भी आपसे बोले कि भाई साहब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चल रहे हो, बताओ चेंज इन पोटेंशियल कितना, सीधा बोलोगे 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों को माइनस कर लो, आंसर क्या है, 0। तो ये एक इसका एक बहुत बेसिक डेफिनेशन इसका मेन यही है कि चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल इस तरीके से समझ आ रहा होगा। देखिए, अब एक समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है ये पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बनता है। देखिए, मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। एक बच्चा आया, उसने इसके अराउंड एक स्फीयर घुमाया, उसके स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है। अब जब वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। जो बच्चा इस पॉइंट पे निकालेगा उसका डिस्टेंस भी कितना है, r, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जो इस पॉइंट पे निकालेगा उसका डिस्टेंस भी कितना है, r। तो इस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम, क्योंकि एक ही तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। सबके लिए चार्ज एक ही है और सबके लिए डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, v v v v। तो इसका मतलब जो मैंने एक पॉइंट चार्ज बनाया उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बन गई, एक स्फीयर, ठीक है। और भी स्फीयर बन सकती है, ऐसा नहीं है, जैसे मान लो सिर्फ एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती हैं वो होती है कंसेंट्रिक स्फीयर। क्या होती है, कंसेंट्रिक स्फीयर। ऐसा समझ लो, मान लो राकेश इससे बैठा हुआ है और मोहन इस पे बैठा हुआ है। अब इसका तो देखो यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। मान लो इस चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 वोल्ट। तो ये बाहर वाली क्या है, इक्विपोटेंशियल। तो क्या अंदर वाले नहीं है, अंदर वाली भी है, बस इसका डिस्टेंस कम है। तो हो सकता है इस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट आए, तो इस पे पोटेंशियल यहाँ पर कितना आएगा, 10 वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा, 10 वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा, 10 वोल्ट। तो कहने का मतलब है एक पॉइंट चार्ज के लिए एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, हाँ उनका शेप सेम रहेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर ही उसकी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ऐसे ही एक लाइन के लिए होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, उनको भी समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। प्रूव करिए, वर्क डन ऑन मूविंग
a charge in equipotential surface is always zero। आपको नोट्स में दिया गया है। अब ये इतना इजी है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हो और आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो। चलिए प्रूव करते हैं। देखो फिर से भाई, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने मान लिया मेरे पास ए है, ये क्या है? बी है, इसका पोटेंशियल बी है, इसका पोटेंशियल बी बी। अगर इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब बी ए बराबर क्या आ जाएगा? बी बी। सही बात है, ठीक है। और मान लो मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ से उठाया और मैं इसको उठा के यहाँ लेके गया बी पे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होगा? वर्क ए से बी इज इक्वल्स टू क्यू वी बी ए, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? क्यू वी बी माइनस वी। सही बात है। और आप सभी को पता है जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये क्या बन गया? ध्यान से देखो, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या बन गया? क्यू डेल बी। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल बी क्या होता है? जीरो। डेल बी क्या होता है? जीरो। डेल बी की वैल्यू जैसे आप जीरो पुट करेंगे तो वर्क ए बी की वैल्यू कितना है? क्यू इंटू जीरो इज जीरो। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, सॉरी ये क्यू नॉट होगा, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तो वैसे ही बहुत इजी है ये प्रॉपर्टी, तो वैसे बहुत रद्दी है। आप सोचने की कोशिश करो, वी ए पे पोटेंशियल और वी बी पोटेंशियल दोनों बराबर है। मतलब आपने एक चार्ज उठाया, मान लो 10 वोल्ट पे था, आपने उस चार्ज को 10 वोल्ट से उठाया और दोबारा उठा के कहां ले गए? 10 वोल्ट पे ले गए, क्योंकि वी बी से कितना पोटेंशियल होगा? 10 वोल्ट, इक्विपोटेंशियल है ना। तो अगर आपने एक चार्ज उठाया, चाहे वो 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, लेकिन आपने उसको कहां से उठाया? 10 वोल्ट से उठाया और आपने उसे फिर कहां रख दिया? 10 वोल्ट पे रख दिया। इसका मतलब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस चल रहे हो। तो जब आपने 10 वोल्ट से उठा के 10 वोल्ट पर दिया, आपने कोई वर्क किया नहीं, क्योंकि चेंजिंग पोटेंशियल नहीं है। ये फॉर्मूला का ना वर्क का, देखो डेल बी जीरो रखा, वर्क जीरो आ गया। तो हमेशा याद रखना, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप उस पर कितना ही किसी भी चार्ज को कितना ही घुमा लो, कितना ही नचा लो, लेकिन सरफेस पे ना, सरफेस के अंदर ना उसके बाहर, सरफेस पे, ऑन द सरफेस, तो वर्क क्या होगा? जीरो। पहले प्रॉपर्टी तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, देखो पोटेंशियल जो निकलता है उसके पीछे बेसिक क्या है? चार्ज। और अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इसका मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ना कहीं एक लिंक है, कहीं ना कहीं क्या है? एक लिंक है, जो कि अगली वीडियो में आएगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने नोट्स में इतने ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं इस तरह से, अभी मैं नोट्स में तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, अभी मैं इतना डिटेल में इसको ढंग से नहीं लिखा, ठीक है। बस मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा था ताकि आप समझ जाओ। अब समझते हैं प्रॉपर्टी को, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी कि इन दोनों के कितना एंगल कितना होता है? 90। बहुत इजी है। मान लो फिर से तुमने कोई चार्ज उठाया, तुमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमने यहां पे चार्ज उठाया क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुम इसे कहीं लेके गए चार्ज, तुम वर्क करोगे, तुम वर्क कितना करोगे? F इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही करोगे वर्क, यही होता है ना वर्क, और क्या होता है वर्क? ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क करोगे, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर है तो चार्ज से वाली फोर्स कितनी होती है? क्यू ई। क्या होती है? क्यू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नॉट इनटू ई। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है पहले। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1। यानी कि जब भी आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करोगे तो उस पर फोर्स कितनी लगती है? क्यू ई। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब बात थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्क निकल गया, बोल लो यार, वर्क निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एक और तरीके से वर्क निकालते हैं, ठीक है। ये वर्क निकालने का सिर्फ एक तरीका थोड़ी है, ये डी डब्ल्यू होगा, क्योंकि डी आर है ना, तो डी डब्ल्यू होगा, डी आर। वर्क निकालने का हमारे पास एक और तरीका होता है, वो क्या होता है? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी होता है। अब किसी पोटेंशियल उठा किसी पोटेंशियल लेके इन दोनों वर्क को इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जब इक्वेट करेंगे क्यू नॉट ई डॉट डी आर इक्वल्स टू क्यू नॉट डेल डी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कर दिया तो ये क्या आ गया? ध्यान से देखो, ई डॉट डी आर इक्वल्स टू डेल डी। आप बताओ
इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए 3 बार बता दिया आपसे, डेल v क्या होता है 0, इसका मतलब ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर क्या आ गया 0। कभी भी किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। क्यों बता रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि चार्ज एक्सिस्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दूं तो फिर तो वर्क वैसे ही खत्म हो गया वर्क का कांसेप्ट। इसका मतलब ई भी 0 नहीं हो सकता, dr भी 0 नहीं हो सकता। क्या मैं इसको लिखता हूं एक्सपेंड करके डॉट प्रोडक्ट को ई dr cos थीटा। अब देखो ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसका मतलब चार्ज ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 करने का मतलब है क्या, वर्क वैसे ही कुछ नहीं हो रहा था, क्यों पढ़ रहे थे सब कुछ। इसका मतलब क्या 0 हो रहा है, cos थीटा की वजह से 0 हो रहा है। इसका मतलब cos थीटा यहां से क्या करोगे 0 की इक्वेट करोगे तो cos थीटा क्या आ गया 0, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। इसका मतलब यहां से प्रूफ होता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और dr, ये dr क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंडिकेट कर रहा है r, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, कितना बन गया 90 डिग्री। समझने की कोशिश करो, इसीलिए बार बार बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब जरा इसके लॉजिक को जरा थ्योरेटिकली समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने मैथमेटिकली समझ गए, थ्योरेटिकली तो समझना बहुत जरूरी है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ए बी, ठीक है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका परपेंडिकुलर है इस पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका परपेंडिकुलर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर फील्ड परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब आप उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ना तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना उसका आप दूसरा कोई कंपोनेंट निकालो, एक ही उसका कंपोनेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि आपका सरफेस के अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, आपका सरफेस के अलावा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली सिर्फ नॉलेज के लिए, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 ना मानो, किसी और एंगल पे मान लो, मान लो थीटा मान लो, तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इस थीटा के दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ आएगा, ये क्या होगा e sin थीटा, और एक होगा इसकी सरफेस की तरफ, ये क्या आएगा e cos थीटा। मुझे इस कंपोनेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपोनेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर सरफेस है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये वाला कंपोनेंट, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे ये कंपोनेंट आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है ये सरफेस के ऊपर आ चुका है, ये सरफेस के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब जब आप ए से बी की तरफ चलोगे तो क्या उसमें सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, एग्जिस्ट कर रही। अगर सरफेस के ऊपर ए से बी में चलने में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर गई तो या तो वर्क आपको करना पड़ेगा या वो वर्क आपके ऊपर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है सरफेस पे। समझ रहे हो, थ्योरेटिकली समझो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए वर्क हो जाएगा। और जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्क क्या होना चाहिए 0। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर कभी भी किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो वो फेल हो जाती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और सरफेस से कंपोनेंट बचाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 90 रखोगे तभी तो कंपोनेंट नहीं आएगा सरफेस पे। क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी एंगल टिल्ट कर दिया, किसी एंगल थीटा पे रख दिया और फिर आप जब उसे रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट आएगा सरफेस का, एक आएगा परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है वो तो ठीक है, पर जो सरफेस का है वो गलत है, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। जैसे मान लो, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल के लिए सरफेस पे कभी कोई फील्ड नहीं आएगी। मान लो ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे यहाँ फील्ड आ गई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर आपने गलती से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो सेम कहाँ रह गया, इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम कहाँ रह गया, फिर ये तो हाई हो गया, इसका मतलब ये 15 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है। समझ आ गया, तो इसका मतलब इसने इक्विपोटेंशियल सरफेस को खत्म ही कर दिया। तो इसीलिए अगर कभी भी किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए सरफेस के ऊपर, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकती, क्योंकि अब पोटेंशियल जो है वो खुद ही उसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो होती है तो ये पोटेंशियल बन गया हाई, ये बन गया लो। इसका मतलब ये 15 या 10 कोई भी एग्जाम्पल ले लो, इसका मतलब डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू फिर 0 नहीं हो सकती, अगर डेल्टा पी 0 नहीं हो तो वो इक्विपोटेंशियल नहीं है। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, सरफेस पे नहीं होती। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि अगर गलती से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे आ जाए तो आपको वर्क करना पड़ेगा, जो कि वर्क की प्रॉपर्टी को बेकार कर देगा, क्योंकि वर्क 0 होता है। दूसरी चीज, अगर वो सरफेस पे आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है हाई से लो, इसका मतलब वो डेल्टा बी को ही 0 नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा बी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी बताइए आपको, बिल्कुल रख दी। ये कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सही तो बात नहीं कर सकती। कैसे, जैसे मान लो ये पोटेंशियल सरफेस है ए बी और ये क्या है सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस वाली सरफेस का इस पॉइंट पे इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा, इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है। ये कौन सा सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए बी। सी डी का नॉर्मल किधर होगा, इधर, यानी कि सी डी की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, देखो इस सरफेस के 90 डिग्री पे ये इसकी फील्ड है, और इस सरफेस के 90 पे ये इसकी फील्ड है। हर सरफेस की फील्ड कैसे निकालनी है, मान लो ये सरफेस थी, उसके 90 पे ड्रॉ कर दो, उसकी फील्ड निकल गई। ये दूसरी सरफेस थी, उसके 90 पे ड्रॉ कर दो, वो उसकी फील्ड निकल गई। तो जब एक पॉइंट पे दो सरफेस मिल रही हैं तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होंगी। और क्या कभी एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection it would mean that there are two different directions of electric field which is practically not possible। कभी भी कोई एक वेक्टर एक पॉइंट पे दो जगह पे नहीं पॉइंट कर सकता, एक ही जगह पॉइंट करेगा। समझा हुआ बहुत बार, मैं खड़ा हूँ, मुझे 5 को आगे पुश कर रहे हैं, 2 इधर से 3 इधर से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं दोनों तरफ चले जाऊंगा, अल्टीमेटली मैं जाऊंगा एक ही तरफ, चाहे या तो मैं इधर को निकल जाऊँ या मैं इधर को निकल जाऊंगा एक ही तरफ, दो डायरेक्शन नहीं होगी, ये दो हुए, ये गलत। समझ आ रहा है, बोलो यार, ठीक है। तो जो आपकी अगली वीडियो होगी वो होगा आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एंड कर दूंगा, ठीक है, जो अगली वीडियो है। तो चलो।